Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन विच इज़ अ लेसन ऑफ सिविक्स क्लास 9। ठीक है, तो अब किसी भी चैप्टर को समझने से पहले सबसे ज़रूरी होता है कि हम उसकी हेडिंग को समझें। तो इस हेडिंग को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन, यानी कि किस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा जो संविधान है उसे किस तरह डिज़ाइन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि इस वीडियो में कौन कौन से कंटेंट्स या टॉपिक्स हैं जिन्हें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। सर्कमस्टांसेस अंडर विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्रॉन अप, मतलब क्या ऐसे हालात थे जिसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और एट लास्ट हम पढ़ेंगे द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तक का रास्ता। उसके बाद हम पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो असेंबली थी उसमें क्या हुआ था। फिर हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट, और फिर पढ़ेंगे हम गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जो कि है व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। The basic rules that the citizens and the government have to follow are called as constitution, यानी वो आम रूल्स जो कि सिटीजन्स यानी कि नागरिक और गवर्नमेंट यानी कि सरकार को फॉलो करने पड़ते हैं वही कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, यानी हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ द सुप्रीम यानी कि सबसे बड़ा। The Constitution determines the rights of citizens, the powers of the government and how the government should फंक्शन, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमें ये पता चलता है कि आम जनता के क्या अधिकार है, क्या ड्यूटीज़ हैं, सरकार के पास क्या पावर्स है और कैसे गवर्नमेंट को काम करता है। अब देखते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, जो कि है वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि क्या ज़रूरत है हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की। अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी देश का संविधान जो है वो एक लॉज है, यानी कि सारे उसमें रूल्स हैं जो कि उस देश में रहने वाले नागरिकों को फॉलो करने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सुप्रीम लॉ है, यानी सबसे बड़ा लॉ, जिससे हमें पता चलता है एक टेरिटरी यानी एक जगह पे रहने वाले आम जनता और गवर्नमेंट के बीच का रिलेशनशिप, एंड ऑल्सो अ रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि इससे हमें आम जनता और गवर्नमेंट के बीच का रिलेशनशिप भी पता चलता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स, एक संविधान जो है वो बहुत सारी चीज़ें करता है। अब उनके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। It generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together, यानी ये दो चीज़ करता है। एक तो ये ट्रस्ट जगाता है और आपस में रहने वाले लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है। It specifies how the government will be constitution, who will have who will have power to take which decisions। इसमें ये पता चलता है कि कैसे गवर्नमेंट बनती है और किसके पास डिसीजंस लेने का अधिकार है। It lays down limits on the powers of the government and tells us what the right of citizens are। यानी ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सारे हमारे जो गवर्नमेंट के पावर्स हैं वो लिखे गए हैं, उनके लिमिट लिखे गए हैं और साथ ही साथ हमारे सिटीजन्स के राइट्स भी दिए गए हैं उसमें। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, यानी ये लोगों के एस्पिरेशन को दर्शाता है एक अच्छी सोसाइटी बनाने में। अब हम आते हैं रियलिटी की तरफ। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक, ठीक है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जिस भी देशों के पास संविधान है वो ज़रूरी से
क्या होंगी? लोकतांत्रिक। बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशंस। बट हम ऐसा ज़रूर कह सकते हैं कि जो भी देश लोकतांत्रिक है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यानी अगर कोई देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो लोकतांत्रिक भी हो, पर अगर वो लोकतांत्रिक है तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा। After the war of independence against Great Britain, the Americans gave themselves us a constitution। यानी जो हमारे यहाँ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, ठीक है, किसके खिलाफ? ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ। उसकी वजह से अमेरिकन्स ने खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी रेवोल्यूशन के बाद जो फ्रेंच वाले लोग थे, यानी जो फ्रांस के लोग थे, उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। इसके बारे में हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था हिस्ट्री में। Since then, it has become a practice in all democracies to have a written constitution। और उसके बाद से ही सारे लोकतांत्रिक में एक रूल हो गया कि जो भी देश लोकतांत्रिक है उनका एक लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब हम पॉइंट्स में समझते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। एवरी कंट्री ड्राफ्ट्स एन ओन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हर देश अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन इज़ द सेट ऑफ द रिटन लॉज एक्सेप्टेड बाय द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो संविधान है किसी भी देश का, वो एक रिटन लॉज का सेट है जो कि उस देश में रहने वाले सारे लोग एक्सेप्ट करें। इट जनरेट्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, यानी इसमें ट्रस्ट भी होता है, इससे लोगों के बीच ट्रस्ट यानी हमारे गवर्नमेंट के प्रति जो लोगों के बीच ट्रस्ट है वो बढ़ता है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, कि अगर हमारे साथ गलत हुआ तो हम गवर्नमेंट पे भरोसा कर सकते हैं, वो हमारा साथ देगी। इट स्पेसिफाइज हाउ अ गवर्नमेंट शुड बी फंक्शन। इसमें ये भी काफ़ी अच्छी तरह से दिया गया है कि कैसे सरकार काम करती है। इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे पास यानी हमारे देश में गवर्नमेंट है, सरकार है, तो साथ ही साथ उसके पास कुछ पावर्स भी हैं, तो वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी पावर को लिमिट भी दी गई है। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। ये हमने पीछे वाले स्लाइड्स पे भी पढ़ा कि लोगों के एस्पिरेशंस को जगाती है एक अच्छी सोसाइटी बनाने में। अब हम देखते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस तरह से हमारा भारतीय संविधान बना। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूग एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बनना था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने हमारे भारत जैसे देशों के लिए एक आसान काम नहीं था। Change of people's status from subjects to citizens. The country was born through the partition based on religious differences। हम जानते हैं कि हमारे देश में कितनी सारी लैंग्वेजेस है, कितने सारे कास्ट है, कितने सारे रीजन्स है, इसीलिए हमारे जैसे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि पहले ही अगर हम कुछ भी बनाएंगे तो उस पर कुछ लोग गलत समझ सकते हैं कि वो किसी रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। The princely states were left to decide whether to merge with India or Pakistan or to remain independent। और जो प्रिंसली स्टेट्स यानी वो स्टेट्स जिन पे राजा महाराजा राज करते थे, तो उनको छोड़ दिया गया था, उन्हें खुद ऑप्शन दिया गया था कि आप इंडिया में ज्वाइन होना चाहेंगे या फिर पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे देश में हमें पता है कि आज़ादी के वक्त पार्टीशन भी हुआ था सिर्फ रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से। इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और भी मुश्किल हो गया था। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें ऑप्शन दे दिया गया कि आप इंडिया में मर्ज होना चाहेंगे या पाकिस्तान में, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे। The makers of the constitution had anxieties about the present and future of the country। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उन्हें बहुत सारी चिंताएं थी। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रेजेंट के बारे में सोचना था और साथ ही साथ फ्यूचर के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन तक का रास्ता, मतलब क्या आइडिया या किस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के आइडिया तक पहुँचे, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी चीज़ को जब हम बनाते हैं तो हम दूसरों से कभी कभी आइडिया लेते हैं। तो अब देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें सोर्स के रूप में इस्तेमाल हुई थी। सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, फिर वेमार कॉन्स्टिट्यूशन,
अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, irish कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम जो चीज़ हमने उस फिगर में समझी उसको अब यहाँ पे हम पैराग्राफ से समझते हैं। द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया वॉज नॉट मियरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल, यानी जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हमने लड़े थे वो बहुत ही बड़ा स्ट्रगल था, यानी बहुत ही बड़ी चैलेंज था हमारे लिए। इट वॉज ऑल्सो टू रेजुविनेट द कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी एज वेल एज द पॉलिटिक्स। इसमें हमने सोसाइटी को भी बदला और साथ ही साथ हमारे पॉलिटिक्स को भी। द पास्ट एक्सपीरियंस अंडर colonial रूल हेल्प्ड इंडिया टू सेट अप इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी पास्ट में हम कॉलोनियल रूल में थे, ठीक है, हम अधीन थे लोगों के कुछ, इसी वजह से हमने खुद के बनाने के बारे में सोचा। मेनी लीडर्स वेयर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए। यानी ज़्यादातर लीडर्स जो थे वो कुछ आइडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और बिल्स ऑफ राइट इन यूएसए और ब्रिटेन की पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे। दे इनकॉर्पोरेटेड सम गुड पॉइंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन सब की जो कुछ अच्छी बातें थी वो उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर ली। They also got inspiration from the constitution drafted by Motilal Nehru and 8 other Congress leaders in 1928। अब मोतीलाल नेहरू कौन थे? हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। तो मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस के लीडर्स ने मिल के भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उनसे भी इन्होंने इंस्पिरेशन ली। एंड द आउटलाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स कराची सेशन इन 1931। तो दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन वाले उन्होंने दो चीज़ों के आइडिया लिया है, एक जो मोतीलाल नेहरू ने बनाया था इन 1928 और दूसरा जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाया था 1931। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे मैंने आपको कुछ इमेज दी है, वो देखिए। सबसे पहले मोतीलाल नेहरू जी जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इंडिया के लिए 1928 में। फिर हमारे B.R. अम्बेडकर, ये नाम आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है क्योंकि यही हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। फिर आती है राजेंद्र प्रसाद की बारी, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। और फिर आती है सरोजिनी नायडू जिसे हम नाइट एंजल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर थी। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या था, क्यों हुआ था, ये सब। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग का मतलब बनना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो प्रोसेस था वो कुछ इलेक्टेड यानी कुछ चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा किया गया था, जिन्हें हमने नाम दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट्स द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946। उनकी पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946 में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पाकिस्तान। There were 299 members that in Indian Constituent Assembly, यानी अप्रॉक्स आप 300 भी याद रख सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 मेंबर्स थे। The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949 but came on effect in 26 January। यानी असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949, पर इसको इफेक्ट में लाया गया 26 जनवरी 1950 में। ये उस असेंबली के कुछ मेंबर्स की पिक्चर्स हैं। Why should we accept the constitution made this assembly more than 50 years ago? अब ये सोचने वाली बात है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक असेंबली ने 50 साल पहले बनाई थी उसको हम आज भी एक्सेप्ट क्यों करते हैं?
No large social group and political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. यानी किसी भी बड़े सोशल ग्रुप यानी बड़े पैमाने पे सोशल ग्रुप्स ने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल नहीं उठाया यानी इसके किसी रूल पे। इसी वजह से 50 सालों बाद भी हम इसको इतने ही ऑबिडियंटली फॉलो करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये साथ ही साथ इंडिया के लोगों को भी रिप्रेजेंट करती है। इट्स मेंबर्स वेर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। 1947 के पहले दो तरह के स्टेट्स थे, एक होते थे प्रोविंसेस वाले और दूसरे होते थे प्रिंसली। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो ये प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे उन्हीं के मेंबर्स के द्वारा बनाया गया था। Third, dominated by the Indian National Congress, it includes वेराइटीज़ ऑफ ओपिनियन एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। यानी इसमें बहुत सारे ओपिनियन भी थे लोगों के लिए और साथ ही साथ बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स भी थे। द असेंबली रिप्रेजेंटेड members from different language groups, caste, classes, religions and occupations। यानी इनके जो members थे वो अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप्स थे, अलग अलग कास्ट के थे, अलग अलग क्लास के थे। यानी बहुत सारे अलग अलग क्लास, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के लोगों को मिलाकर बनी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेवरल राउंड्स ऑफ थॉरो डिस्कशन वेयर टेकन। यानी बहुत सारे डिस्कशन के बाद भी कोई रूल बना है। मोर देन 2000 अमेंडेंट वेयर कंसाइडर्ड। यानी 2000 से ज़्यादा अमेंडेंट्स कंसाइडर किए गए हैं। मेंबर्स deliberated for 114 days spread over 3 years. Every spoken word in the assembly has been located, preserved and printed in 12 bulky volumes. These are called constituent assembly debates. यानी एक एक शब्द जो उन्होंने कहा है उस एक एक शब्द को रिकॉर्ड करके रखा गया है उसके 12 बड़े बड़े वॉल्यूम्स बना के, जिसका नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे विवाद। These are used to interpret the meaning of the constitution। और इन्हीं सब का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझाने के लिए। अब यहाँ पे एक पिक्चर है, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये हमारा नेशनल फ्लैग। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। Those who drafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspirations and changes in society। यानी जिन जिन लोगों ने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया यानी बनाया उनको ये फीलिंग आई कि ये लोगों के एस्पिरेशंस और सोसाइटी में बदलती हुई चेंजेस को ध्यान में रख के बनना चाहिए। दे डिड नॉट सी इट एज अ सैक्रेड, स्टैटिक एंड अनअल्टरेटिव लॉ। यानी उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छे रूल्स बनाए और साथ ही साथ ऐसे रूल्स बनाए जिन्हें लोग अच्छे से स्वीकार भी कर पाए। ऐसा ना हो कि उन्हें स्वीकार करने में प्रॉब्लम आए, ऐसे उन्होंने रूल्स बनाए। सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी उन्हें कुछ प्रोविजंस भी बनाए कि चेंजेस तो समय से समय होते ही आएंगे, तो अगर किसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़े यानी तब के हालात और आज के हालात तो सेम नहीं हो सकते। इसी वजह से हालात में चेंज आने पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी हल्का सा बदल सकते हैं। दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और इन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। टिल डेट 104 अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी टिल डेट आज तक जो है 104 अमेंडमेंट्स बन चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। द अमेंडमेंट प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज एज फॉलोज। यानी जो ये अमेंडमेंट की प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन में वो इस तरह है। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ अमेंडमेंट्स। अब इन अमेंडमेंट्स के भी 3 कैटेगरी होते हैं। द अमेंडेड प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज एज फॉलोज। यानी जो प्रोसेस है वो इस तरह से है। 3 कैटेगरी है उसकी। पहली कैटेगरी में अमेंडेंट्स कैन बी डन बाय सिंपल मेजॉरिटी और मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग बिफोर सेंडिंग इट फॉर द प्रेजिडेंट्स एसेंट। यानी प्रेजिडेंट के पास भेजने से पहले छोटी सी मेजॉरिटी से हम इसे अमेंडेंट्स को किया जा सकता है। इन द सेकेंड कैटेगरी अमेंडेंट्स रिक्वायर अ स्पेशल मेजॉरिटी। और दूसरी कैटेगरी में उनको एक स्पेशल ही मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। सच एन अमेंडेंट कैन बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड देन सेंड टू द प्रेजिडेंट फॉर दिस
एसेंट, यानी एक और होता है कि 2/3 जो हो मेजॉरिटी वो उनके पास हो, तभी ऐसा होता है। और तीसरी कैटेगरी होती है द सेम हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी इसमें 50% हमारे पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को गाइड करना। द लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, B.R. Ambedkar and Jawaharlal Nehru put forward their views about dream and promised the constitution makes for the nation। यानी कुछ ही लीडर्स थे जैसे कि महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अपने ड्रीम और प्रोमिसेस को भी दिखाया। अब आते हैं हम इन ड्रीम्स और प्रोमिसेस पे। द ड्रीम्स एंड द प्रोमिसेस। Mahatma Gandhi in his magazine Youth India in 1931 spelled out what he wanted the constitution to do। यानी कि एक मैगजीन है यंग इंडिया 1931 में, उन्होंने अपने अपने कुछ भाव मन के लिखे थे। महात्मा गांधी इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931 स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड कॉन्स्टिट्यूशन टू डू, यानी 1931 में एक यंग इंडिया नाम का मैगजीन था, उसमें उन्होंने अपने भाव लिखे कि वो क्या चाहते हैं कि संविधान कैसा हो। तो उसका एक कटआउट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा है, आप देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू फेमस स्पीच एट द स्टॉक ऑफ मिडनाइट ऑन अगस्त 15, 1947, यानी अगस्त 15, 1947 की आधी रात को उन्होंने एक स्पीच बनाई थी, वो देखते हैं। ही स्टेटेड व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब इंडिया जागेगा लाइफ के लिए और फ्रीडम के लिए। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज़ादी और पावर अपने साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लाती है। सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफ़र। द एम्बिशन और द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, यानी हमें भारत देश की सर्विस करनी है, हमें बड़े से लेके छोटे से छोटे इंसान की भी देखभाल करनी है, हर एक इंसान के हमें आंसू पोंछने हैं। द preamble of the constitution speaks about the philosophy on which entire constitution has been built। It is the soul of Indian constitution। यानी ये जो हमारा प्रियम्बल है, अब आप सोच रहे होंगे प्रियम्बल क्या है, तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी को बताया जाता है कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन बना है, यानी वो फ़िलॉसफी जिससे पता चले कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बना है उसे ही हम कहते हैं प्रियम्बल। इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये भारतीय संविधान की आत्मा है। अब यहाँ पे मैंने आपको प्रियम्बल्स प्रोवाइड कराया है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी फर्स्ट पेजेस में होता है ये। फॉलोइंग आर द वैल्यूज मेंशन इन द प्रियम्बल। अब ये कुछ वैल्यूज़ है जो कि प्रियम्बल में मेंशनड है, जैसे कि सॉवरेनिटी, सोशलिज्म होना चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, लाइबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ फ्रेटर्निटी भी होनी चाहिए। अब ये इमेज है सॉवरेन को लेके, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए सेकुलर का मतलब क्या होता है। सेकुलर का मतलब होता है कि अगर हमारा पूरा भारत देश है तो वो किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा या किसी एक रिलीजन को बढ़ावा नहीं देगा। मेनली हमारे यहाँ ये कुछ रिलीजन्स है, हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। तो अगर हम इनके वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करेंगे तो हमें जो वर्ड मिल रहा है वो है इंडियन, यानी कि हम ये दर्शाना चाहते हैं कि सारे रिलीजन्स में छिपा हुआ है हमारा प्यारा भारत देश। अब आती है डेमोक्रेटिक का बारी। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक, हमारे पास वोट का राइट होना चाहिए। अब आता है फिर जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, तो साथ ही साथ न्याय भी होना चाहिए। फिर आती है लाइबर्टी। तो लाइबर्टी क्या होता है, लाइबर्टी इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, यानी आज़ाद रहने की हमारे पास स्टेट, इस चीज़ की आज़ादी हो, यही कहलाता है लाइबर्टी। फिर आती है इक्वालिटी, यानी कि बराबरी, हर कोई एक दूसरे से इक्वल है। हम कहते हैं ना कानून अंधा है, उसके सामने कोई ना ही बड़ा है ना ही कोई छोटा है, एवरीवन इज़ इक्वल। फिर आता है फ्रेटर्निटी, यानी कि हमारा टीम वर्क।
सो अब हमारे चैप्टर्स के सारे मेन पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं. सो थैंक यू, विश यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स.